नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसमें पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उनको निपटा दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने एस्केलेट करने का प्रयास किया तो भारत ने उनके एयरबेसेस को उड़ा दिया। अब तो यह बात स्वयं शहबाज शरीफ स्वीकार कर रहे हैं कि भाई हम तो सुबह की नमाज के बाद भारत पर अटैक करने वाले थे, लेकिन उसके पहले भारत ने हमारे एयरबेस पर ब्रह्मोस से हमला कर दिया। धीमे धीमे पाकिस्तान सच स्वीकारते यहां पर दिखाई दे रहा है कि भारत ने उनका अच्छा खासा नुकसान कर दिया है। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में चर्चा तो हो रही है, और चर्चा और बढ़ी जब भारत ने अचानक से पाकिस्तान के द्वारा सीज फायर की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया। अच्छा, उसमें एंट्री अमेरिका की भी हो गई, फिर बाद में चीन ने भी पाकिस्तान के संप्रभुता की बात कर दी। लेकिन आप एक बात नोटिस करेंगे कि सीज फायर के होने के बाद भी भारतीय सरकार के जितने भी मंत्री हैं, इसके अतिरिक्त भारतीय सेना, यह सभी एक ही बात कहते दिखाई दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यह बात क्यों कही जा रही है, आज हम लोग इसी विषय पर करने वाले हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जब से सीज फायर संपन्न हुआ है उसके बाद से एक बात आप नोटिस कर रहे हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी के चीफ कमांडर एक ही बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे पंजाब गए हों, राजस्थान गए हों, गुजरात गए हों, यूपी में आए हों, बिहार गए हों या पश्चिम बंगाल गए हों, इन सभी जगहों पे उन्होंने एक ही बात कही कि भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी रखे हुआ है। हमारे रक्षा मंत्री आज वह आईएनएस विक्रांत पर गए और वहां पर उन्होंने यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अभी तो केवल हमने वार्म अप किया है। सरकार लगातार यही संदेश दे रही है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया है। अभी तो हमने केवल उसका एक टेस्ट किया है, अभी उसका पूरा रिजल्ट आना बाकी है। आखिर लगातार भारतीय सरकार हो या सेना, या इसी बात को कहते क्यों दिखाई दे रहे हैं? चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर बात है कि पाकिस्तान के साथ हमें न्यू नॉर्मेलिटी तो यहां पर डिफाइन करनी ही थी। 1948 में जब पाकिस्तान बना, वैसे 47 में बना था लेकिन 48 से हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि पहली बार वॉर वहीं पर हुई थी और वहां पर पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के कुछ एरियाज को अपने कंट्रोल में कर लिया। यह पहली वॉर मानी जाती है। उसके बाद 1965 में दूसरी वॉर हुई, जहां पर वह फिर से मुंह की खाए। 1971 में उनके दो टुकड़े हो गए। लेकिन पाकिस्तान को अब दिखाई दे चुका था कि वो फ्रंट वॉर में भारत के आगे टिक नहीं सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत कर दी कि अब हम आतंकवादियों के सहारे भारत पर हमला करेंगे और यहां पर युद्ध का खतरा भी नहीं होगा, और बिना किसी खास नुकसान के हम भारत को अच्छा खासा नुकसान यहां पर दे जाएंगे। और आप देखेंगे कि 1971 के बाद से भारत में लगातार आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो वह कश्मीर में आपको दिखाई देगा, जब 1989-90 के दौर में वहां से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू होता है, और यह पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और उनके द्वारा जो जम्मू कश्मीर के अंदर विष घोला गया था उसका ही परिणाम बन के आया था। अच्छा, उसके बाद भी पाकिस्तान लगातार भारत पर आतंकवादी हमले करवाता रहा, और 1971 के बाद जो सबसे बड़ा हमला हुआ पाकिस्तान का, वह कारगिल युद्ध के रूप में हमारे सामने आया, जब पाकिस्तान ने कारगिल पर हमारी कई सारी पोस्ट को कैप्चर करने का प्रयास किया और भारत ने ऐसा शौर्य का प्रदर्शन किया कि पाकिस्तानी वहां से भागते दिखे। यह पाकिस्तानी आर्मी और वहां के पोषित आतंकवादियों का संयुक्त प्रयास था कि भारत के कुछ क्षेत्र को यहां पर कैप्चर किया जाए और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने का प्रयास किया जाए। लेकिन भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तानी आर्मी अपने कई सारे सैनिकों के शव लेने से इनकार कर दी कि भैया ये हमारे लोग नहीं हैं। पाकिस्तान को फिर से समझ में आ गया कि यार अभी भी हम भारत से फ्रंटल वॉर करने में सक्षम नहीं हैं। अब वह पूरे तरीके से छद्म युद्ध पर ही आ चुके थे, और यहां पर उन्होंने पहली बार अटैक किया पार्लियामेंट पर। उसके बाद आप देखेंगे अक्षरधाम में आतंकवादी हमला हुआ, फिर कई जगहों पे सीरियल बम ब्लास्ट होते हैं, और सबसे बड़ा हमला था 26/11।
जी हाँ, 26 नवंबर 2008 जहां पर लश्कर-ए-तैयबा के कई सारे आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया और लगभग 170 लोग उसमें शहीद हुए थे। भारत ने उसके बाद एक काम किया कि पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर ऐसा कोई सैन्य एक्शन जो है वह होता दिखाई नहीं दे रहा था। हर बार की तरह हम पाकिस्तान को माफ करते जा रहे थे। जैसे कि 1971 के बाद जब 1972 में शिमला समझौता हुआ, तो हम चाहते तो शायद पीओके ले लेते, लेकिन उस समय की विश्व की परिस्थितियां ऐसी थी कि हम यह काम नहीं कर पाए और पाकिस्तान को लगातार हम माफ पे माफ करते चले गए। लेकिन जब उरी में आतंकवादी हमला हुआ, तो अब समय आ चुका था कि पाकिस्तान को यह बताया जाए कि अब तुम्हारा दुस्साहस माफ करने योग्य नहीं रह गया है। तब भारत ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करी। उसके बाद 2019 में फिर से आतंकवादी हमला हुआ पुलवामा में, जहां पर हमारे 40 जवान शहीद हुए, तो भारत ने एयर स्ट्राइक करी बालाकोट में। पाकिस्तान सुधरने का नाम ले नहीं रहा था। इसी बीच में भारत ने आर्टिकल 370 की समाप्ति कर दी। इसके बाद तो पाकिस्तान के अंदर खलबली और मच गई और वह अपना दुस्साहस और बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि अब कश्मीर में वह आतंकवाद फैला नहीं पा रहा था, ऐसे में गुपचुप तरीके से एक दो आतंकवादी भेजकर वह जम्मू कश्मीर में सेना से मुठभेड़ करता था। हमारे कई सारे जवान शहीद होने लगे। अब समय आ चुका था कि पाकिस्तान को सही जवाब दिया जाए। इसी बीच में पाकिस्तान ने वह गलती कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। उसने पहलगाम में आतंकी हमला किया और फिर भारत ने उसका ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान वर्तमान समय में अपनी सैन्य शक्ति में -6 साल कर चुका है। जी हाँ, उसकी वर्तमान सैन्य शक्ति, चाहे एयरफोर्स की बात करें चाहे आर्मी की बात करें, यह दोनों शक्तियां फिलहाल 6 साल के लिए पीछे जा चुकी हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के बहाने भारत पाकिस्तान की स्थिति इस समय ऐसी कर दिया है कि तुम अगर एक भी दुस्साहस करोगे, तो हम उसका जवाब ऐसा देंगे कि तुमको आने वाले समय में याद रहेगा। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटजी वही चल रही है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि बंदर जब किसी सांप को अपने हाथ में पकड़ता है, तो उसका मुंह जमीन पर रगड़ने लगता है। कुछ देर बाद वह छोड़ देता है, तो सांप को लगता है मैं मुक्त हो गया हूं। फिर उसके बाद दोबारा बंदर पकड़ता है सांप के मुंह को और फिर से रगड़ता है। कुल मिला के यही स्थिति इस समय भारत ने पाकिस्तान की कर दी है। सांप फन उठाने का प्रयास करे कि उसके फन को फिर कुचल देना है। यह लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमने यह तक कह दिया कि अगर एक भी आतंकवादी घटना हुई, एक भी गोली वहां से चली, सीज फायर का उल्लंघन हुआ, तो आप समझ के चलो कि यह एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और फिर भारत उससे बड़ा रिस्पॉन्स यहां पर दिखाएगा। पाकिस्तान के लोगों को भी पता चल चुका है कि भारत की सैन्य शक्ति का मुकाबला इस समय पाकिस्तान नहीं कर सकता है। मतलब आसिम मुनीर स्वयं को फील्ड मार्शल बना चुका है, लेकिन फिर भी उसको पता है कितनी बुरी हार यहां पर उसकी हुई है। शहबाज शरीफ रोज एक ना एक बयान अपना देता है किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की मिट्टी पलीद वहां पर करी है। तो पाकिस्तान वह सांप है जिसके फन को हमेशा पैरों के नीचे ही हमको रखना है कि वह वहां से ऊपर ना आ पाए, क्योंकि ऊपर आएगा, फन फैलाएगा तो डसेगा ही। अगर आज आप रक्षा मंत्री का हमारे बयान सुनेंगे, तो वहां पर उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान से बात केवल आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। पाकिस्तान से बात केवल पीओके खाली करने के बाद होगी। पाकिस्तान से बात केवल मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद को भारत के सौंपने के बाद होगी। हमने एक न्यू नॉर्मल यहां पर सेट कर दिया है और पाकिस्तान को इस न्यू नॉर्मल को मानना पड़ेगा। अगर वह नहीं मानेगा, तो उसको इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। और अगर वह दुस्साहस करने का प्रयास करेगा, तो उसके 4 खंड हो जाएंगे। 1971 में हमने 2 खंड किए थे, अब उसके 4 खंड होंगे। बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध देश अलग होगा, पंजाब अलग होगा, पीओके अलग होगा और खैबर पख्तून अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए हमें न्यू नॉर्मल सेट करना था और इस वजह से अभी भी ऑपरेशन सिंदूर आपको यहां पर जारी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ट्रंप और चीन को भी ऑपरेशन सिंदूर के सहारे उनकी स्थिति बताने का प्रयास किया जा रहा है। चूंकि ट्रंप लगातार यह कोशिश कर रहे हैं कि वह भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ है उसका श्रेय ले सकें। अब इसके पीछे की कहानी यह है, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने जिस तरीके से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का प्रयास किया, उसको लेकर वहां के कई सारे व्यापारियों ने कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। अब ट्रंप सरकार को यह पता था कि कोर्ट का फैसला हमारे विपरीत ही आएगा। ऐसे में हमको माहौल बनाना पड़ेगा कि हमने यह रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों बढ़ाया। क्योंकि अमेरिका का संविधान यह साफ कहता है कि टैरिफ को लेकर सारे अधिकार वहां की कांग्रेस अर्थात लोकसभा के पास में है। ऐसे में राष्ट्रपति केवल अमेरिका और दूसरे देश के बीच में हो रहे व्यापार को स्थगित कर सकता है,
उसके ऊपर लगे टैक्स को नहीं बढ़ा सकता या घटा सकता है। इस स्थिति में केवल उसको कांग्रेस से ही मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप ने यहां पर कई सारे देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ा दिया। अब इसको लेकर केस होना था और ट्रंप को लगा कि भाई हम कैसे इसको जस्टिफाई करें, तो उन्होंने 1977 में हुए उनके इमरजेंसी एक्ट का प्रयोग किया। और यह तभी संभव है जब कोई ऐसी स्थिति हो कि देश में इमरजेंसी के हालात बन रहे हों या दुनिया में ऐसे हालात बन रहे हों। तो ट्रंप ने एक बात कोट करनी शुरू करी कि मैंने टैरिफ का डर दिखाया भारत और पाकिस्तान को, तब जाके वह सीज फायर पे सहमत हुए। यह बात ट्रंप लगातार बोलते रहे, मतलब जहां नहीं भी बोलनी वहां भी यह बात बोलते दिखाई दे रहे हैं। वह कतर जा रहे हैं तो यही बोल रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं तो यही बोल रहे हैं, यहां तक कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उनके सामने भी ये बात बोल रहे हैं, जबकि वहां पर कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा था। अब चूंकि ट्रंप को यह बताना था कि ये इमरजेंसी की स्थिति थी, इस वजह से मैंने यहां पर टैरिफ बढ़ाया था। और भारत ने लगातार यह साबित किया कि भाई ट्रंप का रोल था ही नहीं। और अब जब भारत यह कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर हमने केवल स्थगित किया है, अभी इसको खत्म नहीं किया है, इसने अपना ऑब्जेक्टिव अभी तक फुलफिल नहीं किया है, तो सीधे तौर पर ट्रंप के उस जो उन्होंने बात कही है कि भाई मैंने टैरिफ का डर दिखाकर सीज फायर करवाया है, वह पूरे तरीके से भोथरा बयान साबित होता हमको दिखाई दे रहा है। और ट्रंप जो यह चौधरी बनने का प्रयास कर रहे थे, इस चौधरीपना को भी भारत यहां पर साइडलाइन करने को तैयार आ चुका है। और चूंकि ट्रंप जैसी राजनीति इस समय कर रहे हैं, उस स्थिति में वह अपना एक दोस्त ही यहां पर खोते दिखाई दे रहे हैं। तो भारत ने ट्रंप को भी बता दिया है कि भैया अपने हद में रहो, एक संप्रभु राष्ट्र क्या होता है और उसकी सीमाएं क्या होती हैं, इसका तुमको चिंतन करना चाहिए। अन्यथा जैसे तुमने टैरिफ बढ़ाया, फिर हमने भी तुम्हारे यहाँ स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ बढ़ा ही दिया है। भारत ने चीन को भी यहां पर संदेश दिया है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट थे उनकी कलई पूरी तरीके से खुल चुकी है। चाहे JF-10 हो, JF-17 हो, HQ-9 हो, यह सभी सिस्टम को भारत ने यहां पर ध्वस्त कर दिया है। चीन को भी पता चल चुका है कि पीओके और बलूचिस्तान बहुत फ्रेजाइल एरिया है। अब चीन ने पाकिस्तान में लगभग $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है सीपे के अंदर, और जैसी स्थिति अभी बलूचिस्तान और पीओके में चल रही है, चीन के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। जब स्थिति ऐसी बन गई कि भाई पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में नहीं रहा, तो चीन को यह तक कहना पड़ गया कि भाई पाकिस्तान के संप्रभुता की रक्षा मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि चीन को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के लोगों के पास बुद्धि नाम की चीज नहीं है। जो हथियार चीन उनको प्रोवाइड कर रहा है, उस हथियार को चलाने की क्षमता उनके पास नहीं है। वही हाल हो गया कि भाई आप बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे तो वो गला ही काटेगा। वही हाल कुछ पाकिस्तान का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चीन को यह भी दर्शाना है कि हमारे इक्विपमेंट इतने भी खराब नहीं जितना कि यहाँ पर क्लेम किया जा रहा है। क्योंकि जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, उसके बाद से चीन के डिफेंस इक्विपमेंट की मांग भी घट रही है और उसके शेयर प्राइसेस भी गिरते यहाँ पर चले जा रहे हैं। तो चीन जो कि एशिया में कोशिश कर रहा था कि वह स्थान हासिल कर सके जो कि अमेरिका का विश्व में है, उस पर बहुत बड़ा बट्टा लग चुका है और भारत ने अपने डिफेंस ताकत को यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। तो चीन की समस्या यह है कि भाई उसके हाथ से पीओके और बलूचिस्तान अगर गया तो फिर उसका सीपेक का जो ख्वाब है वह मिट्टी में मिल जाएगा। तो भारत ने केवल पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंकियों को ही मिट्टी में नहीं मिलाया है, भारत ने एक तरीके से चीन की उम्मीदों को भी यहाँ पर मिट्टी में मिला दिया है। शायद इसी वजह से इस समय रशिया यह कहता दिखाई दे रहा है कि अब एशिया में फिर से हमें RIC को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अर्थात रशिया इंडिया चाइना कोऑपरेशन, इसको फिर से स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तभी जाके इस क्षेत्र में स्थिरता आते हमको दिखाई देगी। अब तो यह समय बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर ने क्या क्या अचीव किया और क्या यह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का ही परिणाम है कि चीन भी इस समय थोड़ा दबा हुआ दिखाई दे रहा है और रूस बात कर रहा है कि भारत और चीन को सेम पेज पर आना चाहिए और विश्व को यहाँ पर एक नया संदेश देना चाहिए। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।